हेलो दोस्तों, मैं मनीष सर आप सभी को अपना एजुकेटर पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आई होप कि आप लोगों का पढ़ाई बहुत अच्छा चल रहा है। जैसे कि हम मैथ का सीरीज लॉन्च किए थे, तो कुछ अभी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण, अपना पर्सनल इशू के कारण हम लोग वीडियो 2 4 5 दिन से अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम मैथ नहीं बल्कि केमिस्ट्री के वीडियो लेके आ रहे हैं, जो एनसीईआरटी का 3rd चैप्टर है, धातु व धातु यानी मेटल एंड नॉन मेटल। उसका पार्ट 1 लेके आ रहे हैं, जिसमें हम आज सिर्फ मेटल के बारे में डिस्कस करेंगे, और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम नॉन मेटल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इतना ही के साथ अब चलते हैं हम अपने चैप्टर में और डिस्कस करते हैं मेटल के बारे में। अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। चलते हैं हम अपने मेटल को डिस्कस करने। तो आज का हमारा जो चैप्टर 3 है केमिस्ट्री का, उसको लेकर हम चल रहे हैं धातु और अधातु। आज के लेक्चर में हम सिर्फ धातु पढ़ेंगे जो मेटल है, और नेक्स्ट चैप्टर जो है उसमें जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम नॉन मेटल को कवर करेंगे। तो सबसे पहले ये आता है एक चीज, वो है तत्व। तत्व क्या होते हैं? तत्व वे छोटे छोटे कण जिससे पदार्थ बनता है तत्व कहलाता है। यानी कोई भी छोटा छोटा जो कण है जिससे मिलकर पदार्थ बनता है उसको तत्व कहते हैं। तत्वों को उनके गुण धर्मों के आधार पर धातु और अधातु में बांटा गया है। वहीं जो तत्व है उसके गुण के आधार पर हम उसको 2 भागों में बांटे हैं, एक को धातु है और दूसरा जो है वो अधातु है। तो आज हम सिर्फ धातु पढ़ेंगे कि धातु होता क्या है, उसका रिएक्शन कैसे होता है, उसको कैसे हम पहचानेंगे, उसका गुण क्या होता है। तो सबसे पहले चलते हैं हम अब धातु को। धातु वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन करते हैं धातु कहलाते हैं। जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन करते हैं उसे हम धातु कहते हैं। धातु वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन देकर धनायन बनाते हैं। यानी धातु जो है वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को दे करके वो धनायन बनाते हैं। ये कमरे के ताप पे ठोस होती हैं, परंतु मरकरी कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में होती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन इत्यादि धातुओं की संख्या सबसे ज्यादा है। अब इसका जो है फिजिकल प्रॉपर्टी जो है धातु के भौतिक गुण है उसको चलते हैं। सबसे पहला जो भौतिक गुण है वो है धात्विक चमक। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण शुद्ध धातुओं की सतह चमकदार होती है। धातुओं पर लेप या पॉलिश करने से उनकी सतह को चमकदार बनाया जा सकता है। जैसे कॉपर हो गया, सोना हो गया, ये सब क्या है, चमकदार होते हैं। इसके सतह पे अगर हम इसके सतह धातु इसके सतह पर अगर हम लेप लगाते हैं तो ये और चमकदार हो जाता है। दूसरा फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो ऊष्मीय सुचालकता। धातु ऊष्मा के सुचालक होते हैं। सिल्वर एवं कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक है, लेकिन लेड जो और मरकरी है वो ऊष्मा का कुचालक होता है। सभी धातु जो है वो ऊष्मा का सुचालक होता है, लेकिन लेड और मरकरी ये 2 ऐसे धातु है जो ऊष्मा के कुचालक होते हैं। विद्युतीय की सुचालक। धातुएं विद्युत की सुचालक होती है, आसानी से विद्युत को अपने अंदर से प्रवाहित होने देती है क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। ये क्या होता है कि अपने से जो है ये आसानी से विद्युत को अपने अंदर से प्रवाहित होने देती है क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे चांदी और तांबा विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है आघात वर्धनीयता। कुछ धातुओं को पीटकर धातु की पतली चादर यानी सीट बनाई जा सकती है। जैसे अगर धातु है उसको हम पीट के क्या है, पतला सीट बना सकते हैं और वो टूटता नहीं है उसको पीटने पे। धातुओं को चादर में बदलने के गुण को धातु की आघात वर्धनीयता कहते हैं, और इसी गुण को हम क्या है, आघात वर्धनीयता कहते हैं। जैसे अगर कोई धातु है उसको अगर हम पीट करके पतला चादर बना देते हैं तो उस टूटता नहीं, अगर वो नहीं टूटे तो हम समझते हैं कि ये धातु है, और इसी गुण को हम कहते हैं आघात वर्धनीयता। जैसे चांदी, सोना, एल्युमिनियम इत्यादि जो है ये धातु अत्यधिक आघात वर्धनीय होता है। हम जैसे ये सोना है, अगर 1 ग्राम सोना है तो उसको पीट करके लगभग 2 किलोमीटर लंबा पतला वायर हम बना सकते हैं। ये इतना आघात वर्धनीयता होता है।
तन्यता, कुछ धातुएं खींचकर पतले तारों में बदला किया जा सकता है। धातुओं के इस गुण को तन्यता कहते हैं। देखिए, जैसे 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबी महीन तार खींची जा सकती है। टंगस्टन के लगभग अदृश्य तार बनाए जा सकते हैं। टंगस्टन के तारों का प्रयोग विद्युतीय बल्ब के फिलामेंट बनाने में किया जाता है। जैसे जो हम लोग के घर में लगा रहता है 100 वाट का बल्ब, उसमें जो फिलामेंट लगा रहता है उसमें टंगस्टन के इसी अदृश्य तार बनाया जाता है, इसी का वो तार बनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आता है कठोरता। आमतौर पर धातुएं कठोर होती है, जैसे उदाहरण के रूप में एल्युमिनियम, कॉपर, लोहा इत्यादि। जितने धातु है वो आमतौर पर जो है वो कठोर होता है, बहुत कठोर होता है। लेकिन यहाँ एक्सेप्शन अपवाद के रूप में है सोडियम और पोटेशियम। ये इतने कोमल होते हैं कि अगर इसको हम चाकू से काटे तो इसको हम चाकू से भी काट सकते हैं। तो और जितने हमारे जो धातु है वो सब आमतौर पर वो कठोर होते हैं, यानी उसको हम काट नहीं सकते हैं। लेकिन ये जो है सोडियम और पोटेशियम ये इतने मुलायम होते हैं कि इसको हम चाकू से भी काट सकते हैं। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी है गलनांक। वह ताप जिस पर कोई धातु अपनी ठोस अवस्था में द्रव में बदल जाती है उस धातु को गलनांक कहते हैं। धातु के गलनांक बहुत अधिक होते हैं, जैसे कॉपर धातु का गलनांक 1058 डिग्री सेल्सियस होता है। भंगुरता, धातुएं सामान्यतः कठोर होती है जिस कारण इनमें भंगुरता का गुण पाया जाता है। जैसे जिंक, ये हथौड़ा मारने से टूटती नहीं है, ये इतने भंगुर होता है कि अगर इसमें हम हथौड़ा भी मारे तो ये टूटता नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो ध्वनि, साउंड। धातुओं को हथौड़े से पीटने पर एक आवाज निकलती है जिसे धात्विक ध्वनि कहते हैं। अगर धातु को हम हथौड़ा से पीटे तो उसमें से एक आवाज निकलेगा, एक अलग टाइप का आवाज निकलेगा जिसको हम धात्विक ध्वनि कहते हैं। जैसे हम लोग देखें कि स्कूल में जो हम लोग का घंटी लगा रहता है उसको जब हम हथौड़ा से मारते हैं तो उसमें तीव्र गति में आवाज निकलती है। ये एक धातु का बहुत ही अच्छा फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसे ध्वनि कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है धातुओं के रासायनिक गुण, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। सबसे पहले हम देखेंगे धातु के वायु से अभिक्रिया, यानी जो हमारा धातु है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा। धातु का वायु में दहन करने पर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाता है। जब धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो धातु ऑक्साइड बनाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए कॉपर, जब कॉपर को हम ऑक्सीजन यानी O2 से अभिक्रिया कराते हैं तो ये क्या बना रहा है, CuO यानी कॉपर ऑक्साइड। जब कॉपर ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा है तो क्या बना रहा है, कॉपर ऑक्साइड बना रहा है। और इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2 लगा दिए हैं। कुछ धातु ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार बनाते हैं, जैसे सोडियम, ये कॉपर ऑक्सीजन से घुलकर कॉपर ऑक्साइड बनाते हैं। और कुछ धातु जो है जब उसको हम जल से अभिक्रिया कराते हैं तो वो क्या बनाता है, क्षार बनाते हैं, जैसे Na2O + H2O। ये सोडियम ऑक्साइड को जब जल से अभिक्रिया कराएंगे तो ये क्या बनाएगा, NaOH। सोडियम व पोटेशियम धातु तेजी से अभिक्रिया करती है, वो खुले में रखने पे आग पकड़ लेती है। सोडियम और पोटेशियम इतने तेज अभिक्रिया करता है कि अगर उसको हम खुले में रख दें तो वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अपने से जलने लगेगा। तो यही रीजन है कि उसको हम जब भी अगर उसको रखना होता है तो वो आग ना पकड़े, इसलिए उसको हम क्या करते हैं, केरोसिन तेल में ऑलवेज डुबा के रखते हैं। अगर जैसे हम केरोसिन तेल से बाहर निकालेंगे तो ये क्या करेगा, वायु से अभिक्रिया करके तुरंत आग पकड़ लेगा। ये इतने तेज अभिक्रिया करते हैं वायु से। नेक्स्ट जो है वो उभयधर्मी ऑक्साइड। एल्युमिनियम का वायु की उपस्थिति में दहन कराने पे एल्युमिनियम ऑक्साइड बनता है जो कि उभयधर्मी प्रकृति का होता है, क्योंकि धातु ऑक्साइड क्षारक व लम्ब दोनों से अभिक्रिया करके लवण बना देते हैं। जब एल्युमिनियम ऑक्साइड को HCl से अभिक्रिया कराते हैं तो ये क्या बनाता है, AlCl3 + H2O। अब एनोडीकरण, एल्युमिनियम धातु को वायु में खुला छोड़ने पर धातु वायु से अभिक्रिया करके एल्युमिनियम ऑक्साइड की पतली सी परत बनाता है जो इसे संक्षारण से बचाती है। इस परत की विद्युतीय अपघटन करने की प्रक्रिया एनोडीकरण कहलाती है। नेक्स्ट जो है वो धातु का जल से अभिक्रिया है। धातु को जब जल से अभिक्रिया कराएंगे
तो हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड या धातु हाइड्रो ऑक्साइड बनाती है। जब धातु हम जल से अभिक्रिया कराता है तो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड या धातु हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है। जो धातु ऑक्साइड जल से घुल जाते हैं वे जल में घुलकर धातुई हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। जैसे सोडियम तथा पोटेशियम धातु ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। सोडियम और पोटेशियम है, ये ठंडे जल के साथ बहुत ही तेज अभिक्रिया कर लेते हैं। यह क्रिया इतनी तेजी होती है कि निकलती हुई ऊष्मीय ऊर्जा द्वारा निकली हाइड्रोजन गैस जलने लगती है। वो इतना तेज अभिक्रिया करता है कि इसमें से जो ऊष्मा निकलता है वो हाइड्रोजन गैस में जलने लगता है। जैसे यहाँ पे देखिए सोडियम, इसको जब जल से अभिक्रिया कराया जा रहा है तो NaOH प्लस H2 बन रहा है, प्लस ऊष्मीय ऊर्जा निकल रहा है इसमें से। नेक्स्ट जो है वो धातु की अम्लों से अभिक्रिया। सभी धातुएं तनु अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस तथा धातु लवण निर्मित करती है। जब धातु तनु अम्ल से अभिक्रिया करता है तो तनु लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है। जैसे धातु की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl से अभिक्रिया, जब धातु की क्रिया तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से होती है तो धातु क्लोराइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है। यहाँ पे देखिए जैसे सोडियम हो गया, जब यहाँ पे HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कराया जा रहा है तो यहाँ सोडियम क्लोराइड और H2 बन रहा है। कॉपर तथा सिल्वर तथा सोना की कम क्रियाशीलता के कारण ये धातुएं तनु अम्लों के साथ कोई क्रिया नहीं करती है। ये तनु अम्ल के साथ ये जो है ये कॉपर, सिल्वर तथा सोना ये इतने कम क्रियाशील होती है कि ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया ही नहीं करता है। धातुओं की अति तनु नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया। जब मैग्नीशियम व मैग्नीज धातु की क्रिया नाइट्रिक अम्ल से होती है तो धातु नाइट्रेट तथा हाइड्रोजन गैस बनती है। जब मैग्नीशियम और मैग्नीज जो है वो धातुओं से अभिक्रिया करता है तो वो नाइट्रिक अम्ल से होती है तो वो धातु नाइट्रेट तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है। जैसे यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम, जब मैग्नीशियम को HNO3 से हम ये नाइट्रिक अम्ल से जब अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा MgNO3 और H2 बनेगा। नोट, अम्लराज या एक्वा रेजिया सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल यानी HCl और HNO3 का वह मिश्रण होता है जो अम्लराज कहलाता है। यह भवकता द्रव होने के साथ प्रबल संक्षारण होता है। सोना तथा पोटेशियम को गलाने की क्षमता रखता है। अब देखेंगे धातुओं की लवण विलयन के साथ अभिक्रिया। अधिक अभिक्रियाशील धातुएं अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर देती है। जो अधिक अभिक्रियाशील धातु है वो कम अभिक्रियाशील जो धातु है उसके यौगिक के विलयन में विस्थापित कर देती है। जैसे आयरन सल्फेट FeSO4 के विलयन में जिंक की छड़ डालने पे जिंक धातु आयरन सल्फेट के विलयन में आयरन को विस्थापित करके ZnSO4 बनाते हैं। उसके बाद धातुओं की क्रियाशीलता। अब देखेंगे कि कौन धातु जो है वो अधिक अभिक्रियाशील है और कौन धातु वो कम अभिक्रियाशील है। तो सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को आरोही क्रम यानी घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। जो सबसे ऊपर है वो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है और जो सबसे नीचे है वो सबसे कम अभिक्रियाशील है। यहाँ पे देखिए पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर लेड, फिर हाइड्रोजन, फिर कॉपर, फिर मरकरी, फिर सिल्वर, फिर गोल्ड। यहाँ पे जो है ये पोटेशियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है और ये जो गोल्ड है वो सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। तो देखिए इसमें से MCQ किस टाइप का आता है, ये पूछेगा कि 4 ऑप्शन आपको दे देगा जैसे जिंक, आयरन, लेड, पोटेशियम। इसमें पूछेगा सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन है, तो इस सब में सबसे अभिक्रियाशील कौन है तो पोटेशियम। आपको दूसरे टाइप का भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, ये 4 दे देगा ऑप्शन। इसमें पूछेगा इस चारों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन है, तो ये चारों में सबसे ऊपर हमारा जो सोडियम है तो इसलिए इसमें सबसे अभिक्रियाशील धातु जो है वो सोडियम होगा। वैसे ही आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन है, तो सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम में सबसे कम अभिक्रियाशील धातु जो है वो एल्युमिनियम है।
तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना पढ़ाई जारी रखें, और कभी भी किसी प्रकार का कोई डाउट है तो उसको कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें।